स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। कल हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था या स्क्रीन शेयर में कुछ दिक्कत हो रही थी और कुछ लोगों को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा ऑनलाइन लेने का क्लास, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा। उसको देखते हुए कि उसमें जो भी हम लोग तालमेल या सामंजस्य या नहीं बैठा पाए थे, उसको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, है क्या ना कि हम लोग मेंस की पढ़ाई करने हैं, हम लोग फरवरी तक मेंस पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? फरवरी तक। और फरवरी तक हम लोग मेंस का सारा डायमेंशन देख के चारों पेपर्स, एक से लेके चारों पेपर जीएस का देखेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कैसे ट्रिक अपनाएंगे कि हमें कुछ ना आता हो तो डायमेंशन है और उसमें इतने सारे डायमेंशन आपको बता देंगे कि दो दो लाइन एग्जाम्पल के साथ अगर लिखते गए, कोई भी एग्जाम्पल के साथ लिखते गए, तो आपका आंसर क्या होगा? बेस्ट होगा। केवल आंसर ही नहीं होगा, बेस्ट होगा। दूसरी बात कि हम क्या कर रहे हैं, आज टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे हम आज डाटा शेयर करेंगे। डाटा मतलब हर एक फील्ड का होगा, 1 से लेके 4 तक आप कोई भी पेपर में यूज कर सकते हो वो डाटा। वो सारे डाटा एक जगह एकत्र है, वो हम शेयर करेंगे। तो आप चूंकि इतने सारे डाटा हैं कि एक बार में याद करोगे तो नहीं याद कर पाओगे, और दूसरा उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो हम डाटा डेली देखते रहेंगे, डेली याद करते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर हम अपने आंसर को, उस डाटा को प्रयोग करके आंसर का क्या करेंगे कि फैक्टफुल बनाएंगे। और हम कोई तार्किक रूप से बात करेंगे, कोई भी चीज हम तार्किक रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर एनालिसिस करना है या मूल्यांकन करना है, हम तार्किक रूप से फैक्ट के साथ क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब बात आई कि ये पहला लेक्चर क्या है। पहला लेक्चर सिर्फ दिमाग का है खोलना। कि पहला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को, दिमाग को खोलेंगे, अपने दिमाग को खोलेंगे और इतना विस्तार देंगे कि हमें कोई भी आंसर लिखने में दिक्कत ना आए। पहला एम तो ये है। अच्छा, ये जो हम डायमेंशन बताएंगे तो ये मत समझिएगा कि डायमेंशन सिर्फ इतना ही है। जब हम आगे क्लास लेते जाएंगे तो उसी में डायमेंशन बताते जाएंगे। और आप लोग क्या करोगे कि एक कॉपी रख लो सिर्फ डायमेंशन का कॉपी रख लो। जो डायमेंशन बताना है वो आप कहाँ यूटिलाइज, कैसे डायमेंशन में करोगे, वो लिखते चलो। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन को देखते हैं। देखो, इतना डायमेंशन के बारे में जो बेसिक बता रहे हैं, डायमेंशन आपको सोचना ही पड़ेगा। और जब ये यकीन मानो कि जब हम लोग मेंस पढ़ रहे हैं, तो जब आप प्री पढ़ने लगोगे, प्री का मटेरियल या प्री का वही फैक्ट और डाटा यूज करके आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, अगर ये लेक्चर देखते हो, डायमेंशन जानते हो तो चलो हम पहले डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला डायमेंशन की तरफ में अब देखें तो बेसिक डायमेंशन है हमारा क्या, कि ये डायमेंशन में हम लोग जानते हैं कि पहला आता है सामाजिक और सांस्कृतिक। कौन आता है? सामाजिक और सांस्कृतिक। दूसरा क्या? राजनीतिक। तीसरा क्या? आर्थिक। चौथा हमारा क्या है? प्रशासनिक रूप में देखेंगे एक डायमेंशन। और पांचवा हम देखेंगे किसमें? मनोवैज्ञानिक रूप में। छठा देखेंगे तकनीकी या वैज्ञानिक रूप से अप्रोच डायमेंशन लेंगे। और सातवां हमारा क्या होगा? पर्यावरणीय डायमेंशन होना चाहिए। तो कभी भी किसी टॉपिक पे हो सकता है कि ऐसा टॉपिक आए कि सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ही काम में आए। हो सकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ही काम में आए। लेकिन आपको ये डायमेंशन पूरा सातों के सातों, जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो सातों डायमेंशन में आपको देखना है कि क्या फर्क पड़ता है। हम एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे, लेकिन हम इसको जरा सा और ओपन करते हैं तो क्या पाते हैं कि हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे कोई कारण लिखना हो तो ये सातों डायमेंशन का हम यूज कर सकते हैं। कोई प्रभाव लिखना है, चाहे प्रभाव हमेशा दो तरह के होता है, पॉजिटिव और दूसरा क्या, निगेटिव हो सकता है। तो प्रभाव भी लिखने के लिए हम ये सातों डायमेंशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम किसी क्वेश्चन का विश्लेषण करना है तो पॉजिटिव और निगेटिव रूप में विश्लेषण कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं इसी आधार पे। तो ये तो रहा हम उपयोग कर सकते हैं इन सात डायमेंशन का।
और ये बेसिक है, लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन हम आज से दिमाग में पूरे के पूरे बैठा लेंगे कि ये 7 डायमेंशन में हम जब भी पढ़ेंगे कोई टॉपिक तो सोचेंगे, दिमाग चलाना है, क्योंकि मेंस कोई और आपकी जगह आके नहीं लिखेगा, मेंस आप ही लिखोगे। जितना दिमाग चलाओगे उतना ही तार्किक रूप से और व्यवस्थित रूप से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये इसको तो एक नॉलेज है और एक मालूम है कि क्या क्या डायमेंशन है। जितना ज्यादा डायमेंशन उतना नंबर फेच आप ज्यादा करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा बेसिक था। अब बेसिक में क्या है कि सामाजिक में हम क्या क्या देखेंगे। सामाजिक में हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं, तो समाज में शिक्षा कैसी है इसके बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसा है, कृषक वर्ग कैसा है, दिव्यांग हैं तो उनके लिए क्या है, एलजीबीटी है तो उसका क्या है, क्या ये समाज का प्रशासन तक पहुंच है कि नहीं है, जाति समुदाय में क्या सामाजिक स्थिति है, या पिछड़े वर्ग या वंचित वर्ग हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये सारे डायमेंशन किसके होंगे, सामाजिक के होंगे। ठीक है, अगर हम मान लो कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का या 8 पीसी आईएएस में 10 नंबर का और पीसीएस में 8 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा आता है, तो केवल सामाजिक फैक्ट में अगर आप पूरा लिखने जाओ तो नहीं हो सकता, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 125 वर्ड समाप्त हो जाएगा। तो हमें बेस्ट वे क्या होगा कि शिक्षा के बारे में स्थिति बताते हुए हम डाटा का यूज करेंगे, जो हम डाटा बता रहे हैं कि शेयर करेंगे। स्वास्थ्य का डाटा यूज करेंगे, महिला का डाटा यूज करेंगे, और एग्जाम्पल देंगे। बस हमें ये नहीं लिखना है, पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है कि यहाँ से यहाँ कि वैदिक काल में महिलाएं की स्थिति ऐसी थी वैसी थी। जब पूछ लिया जाएगा वैदिक काल में तब तो बताएंगे, लेकिन हमें राम कहानी पूरी नहीं लिखनी है। कृषक वर्ग जानते हैं कि हमारा 68% के करीब क्या है, ग्रामीण समाज है। ठीक है, और ग्रामीण समाज में हमारा क्या है, कृषक पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। अभी भी 50% के तकरीबन हमारा क्या है कि कृषि अर्थव्यवस्था पे हमारा समाज ज्यादा निर्भर है। ठीक है, दिव्यांग के बारे में बात करेंगे, एलजीबीटी के बारे में बात करेंगे, और जाति कैसे समाज को चेंज कर रहा है या प्रभावित कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। पिछड़े वर्ग या वंचित वर्ग हैं तो उनके बारे में क्या किया जा रहा है समाज में। तो हम सारे ये डिटेल के बारे में जब भी बात करेंगे सामाजिक का, तो ये डायमेंशन आपको सोचना ही है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक में हम क्या सोचेंगे कि रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, ठीक है, खान पान कैसा है, धर्म कैसा है, कर्मकांड कैसा है, वहां का किस चीज की पूजा होती है, ये हमारा सांस्कृतिक रूप में जब भी सोचना होगा सोचेंगे। देखो एक कंसेप्ट ये है कि जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन क्या किया, पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए ये सांस्कृतिक का विकास किया, संस्कृति का विकास किया। किसके साथ, पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए। वहां का जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि इंडिया में धोती कुर्ता पहनावा में है, रीति रिवाज में है क्या, धोती कुर्ता पहनना, धोती कुर्ता पहन रहे हैं। वहीं अगर अरब कंट्री में चले जाओ तो अरब कंट्री में पूरा बुर्का पहना जाता है। ठीक है, या मेन भी देखो तो पूरा लंबा क्या पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, पैजामा पहनेंगे। तो वहां का पर्यावरण डिफरेंट है। इंडिया का पर्यावरण आप लोगों को मालूम है, अरब का हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। अरब में क्या है, रेतीला है, रेत है। अब रेत क्या है कि ये हवा के साथ बहती है, तो मान लो कि किसी भी अगर पूरे अंग को नहीं ढका जाएगा तो वो रेत क्या करेगा, उनको प्रभावित करेगा, आंख में चला जाएगा, बाल में चला जाएगा। इसलिए वो देखो कभी भी अरब वाले ऊपर क्या पहने रहते हैं, वो मास्क की तरह या एक रुमाल या तौलिया है सर पे लपेटे रहते हैं और ओवर कोट की तरह पहने रहते हैं। तो पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए इनका संस्कृति पहनावा चेंज हो गया। ठीक है, तो वैसे हमें सोचना है। ठीक है, ये सिंपल है। ये डायमेंशन जब भी आर्थिक की बात करेंगे डायमेंशन में, तो हमें आर्थिक में किसके किसके बारे में बात करना है, तो कृषि के बारे में बात करना है, व्यापार के बारे में बात करना है, शिल्प के बारे में बात करना है, उद्योग के बारे में बात करना है, ठीक है, और परिवहन के बारे में बात करना है। ये हमारा क्या है, 5 डायमेंशन है आर्थिक में।
कि जब भी आर्थिक की बात हो तो आर्थिक पे आप सोचो, कृषि कैसा है, व्यापार कैसा है, उद्योग कैसा है, शिल्प कैसा है। शिल्प में सब आ जाएंगे, हस्तशिल्प वगैरह, जितने कुटीर उद्योग वगैरह सारे आ जाएंगे। और परिवहन कैसा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजनीतिक में। देखो राजनीतिक में अगर चलें तो राजनीतिक में हमें देखना है कि अगर कोई देश या राष्ट्र लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, उस पर फर्क पड़ता है। पंथ निरपेक्ष है या पंथ सापेक्ष है, ठीक है, या समाजवाद को फॉलो करता है, पूंजीवाद को फॉलो करता है कि साम्यवाद को फॉलो करता है, वहां का दल कैसा है, पार्टी कैसा है, वहां की नीतियां कैसी है। ये सारे राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक का डायमेंशन है। हम जब भी राजनीतिक की बात करेंगे तो इनके ऊपर सोचना चाहिए, हमें बेसिक है, हमें मजबूरन सोचना ही है। और जब पढ़ेंगे तो दिमाग खोल के पढ़ेंगे ये सारे डायमेंशन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर देख लो पर्यावरणीय डायमेंशन देखा जाएगा, तो पर्यावरणीय डायमेंशन में देखना है तो क्या स्थल मंडल पे सबसे ज्यादा हम लोग को, ह्यूमन को प्रभावित करने वाला क्या है, मृदा है। तो कैसा है स्थल मंडल, कैसा प्रभावित हो रहा है, जल मंडल कैसा प्रभावित हो रहा है, जैव मंडल कैसा प्रभावित हो रहा है। जैव मंडल में आपका जीव जंतु और वनस्पतियां सारी आ जाएंगी। और वायुमंडल कैसा है, ये पर्यावरण का सारे के ऊपर प्रभाव होगा या डायमेंशन होगा। जब भी हम सोचेंगे तो चार सोचेंगे कि स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। ये हमेशा इसके ऊपर हमें कोई भी अगर कारण लिखना है तो कारण इसमें बताएंगे, प्रभाव लिखा है तो चारों डायमेंशन पे हम प्रभाव सोचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्थल मंडल पे ही हम लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। और इनका पारिस्थितिकी पे प्रभाव देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आ सकता है। तो आप लोग जानते होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। और जो हमारा अपघटक है, यही तंत्र में विद्यमान है। अगर कोई भी एक भी कुछ असंतुलित हो जाता है, कोई भी एक असंतुलित हो जाए, सपोज करो अपघटक ही ये गायब हो जाए अर्थ से, तो फिर हमारा जो साइकिल है, पर्यावरण साइकिल, वो पूरी बुरी तरह से प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कशन और करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलें। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें इन्वायरमेंट से आता है, हमने कल बताया था कि इन्वायरमेंट को कोई भी क्वेश्चन टेकल करना है, दो हम बताएं, आप दो पे आंख बंद करके करोगे हो जाएगा। देखो एक तो जब सिलेबस देखोगे तो इकोसिस्टम के बारे में बोला गया है, ठीक है, इकोसिस्टम। और वाइल्ड एनिमल के बारे में बोला गया है। पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में बोला गया है, पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में, ठीक है। और जैव विविधता के बारे में। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस को कभी भी हम बात करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, देख लो। अगर पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण तीन तरीके से हो सकता है। एक तो जल प्रदूषण हो सकता है, मतलब जलमंडल में हो जाएगा, स्थल मंडल में हो जाएगा, और एक होगा वन और वन जीव में प्रदूषण हो सकता है। अगर इन तीनों में प्रदूषण हो गया, ठीक है, और इन तीनों से ओवरऑल वायुमंडल प्रभावित होता है, तो वायुमंडल में प्रदूषण हो जाएगा। और वायुमंडल में प्रदूषण हो गया तो देखो चार कंपोनेंट हैं पर्यावरण प्रदूषण के। एक तो स्थल मंडल पे देखेंगे, जल मंडल पे देखेंगे, और फॉरेस्ट देखेंगे, वाइल्ड एनिमल देखेंगे। और इन सबसे रिलेटेड है वायु, ठीक है। इसलिए सर्कल किया है कि ये तीन जो कंपोनेंट है, इन तीन कंपोनेंट से रिलेटेड कौन है, वायु प्रदूषण रिलेटेड है। अच्छा, आप समझ गया। तो अब जब ये तीन में कंपोजिशन का चेंज होगा, स्थल मंडल, जल मंडल और वन में चेंज होगा, तो वायु में भी, वायुमंडल में भी क्या होगा, तब्दीलियां आएंगी, चेंजेस आएंगे। फाइनली क्या होगा कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा, वो प्रभावित हो जाएगा। और उस प्रभाव के कारण पर्यावरण में क्या होगा, निम्नीकरण होगा। पर्यावरण में क्या हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। और उस पर्यावरण निम्नीकरण को झेल ना पाने के कारण जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक, इतना हमें समझ में आया।
एक बार फिर से समझो कि पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए, असंतुलन जब भी असंतुलन होगा तो तीन कंपोनेंट की वजह से होगा, कि फॉरेस्ट या वन जीव में कोई तब्दीलियां आ जाए, मृदा में तब्दीलियां आ जाए और जल में तब्दीलियां आ जाए, तो ये पारिस्थितिकी क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। और इन तीनों की वजह से वायुमंडल में भी तब्दीलियां आएंगी। ठीक, और वायुमंडल में तब्दीलियां आएंगी तो फिर पर्यावरण का निम्नीकरण होगा और जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। अब सोच रहे हैं कहाँ यूज करेंगे, ये दिमाग में बैठा लेना है डायग्राम। कहाँ यूज करेंगे, देखो अगर हम वन आरोपण कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, तो भूमि उपयोग में जो प्रतिरूप है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा कि वन को काट के, फॉरेस्ट को काट के, और वहां पे हम शहरीकरण करने लगे या खेती करने लगे, तो क्या होगा कि जैसे ही फॉरेस्ट काटेंगे तो रेनफॉल होगा। रेनफॉल होगा तो यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं कि रेन को, जो वाटरफॉल होता है, पानी आता है, जल आता है, उसको कैप्चर करके भूमि के अंदर भेज देते हैं, तो भूमि जल स्तर क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही काट देंगे तो ये पानी क्या होगा, फ्लो करते हुए जहां पे ड्रेन होगा, जैसे नदी होगा, नदी से आके कहाँ पे, फाइनली समुद्र में मिल जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ वाटर होगा और भूमि स्तर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भूमि के उपयोग में जो प्रतिरूप है, भूमि प्रतिरूप के उपयोग में परिवर्तन हो जाने की वजह से क्या होगा, दिक्कत स्टार्ट होगी। अच्छा, वन को काटेंगे तो जो वन जीव का आवास है, तो वन जीव संकट में आ जाएंगे, तो आवास का विखंडन होगा, तो वन जीव संकट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भूमि जल स्तर में कमी आ जाएगा अगर वन का आरोपण कर रहे हैं, मृदा का अपरदन बढ़ जाएगा, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, और फाइनली हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट को लेके चल रहे हैं हम तो। ठीक, चलो भाई अब आगे चलते हैं। आगे में ये देखते हैं कि अगर जल संकट की बात करें, जल संकट पे, तो अगर जल संकट हो जाएगा तो वन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, वनस्पतियां प्रभावित होंगी, होंगी, बिल्कुल होगा। मृदा पे प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। और चूंकि मृदा पे प्रभाव पड़ेगा तो हमारा खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वन जीव पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मानव पे प्रभाव पड़ेगा, मानव पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों, मृदा और फॉरेस्ट ये जब प्रभावित होगा तो इस पे डिपेंडेंसी हमारा है मानव का, तो वो भी प्रभावित होगा। और प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, और फाइनली क्या होगा, पारिस्थितिकी हमारा असंतुलित हो जाएगा या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा जल संकट के बारे में हुआ। नेक्स्ट क्या है, मृदा निम्नीकरण। मृदा निम्नीकरण पे क्या होगा, अगर मृदा मान लो निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वनस्पतियां प्रभावित होंगी कि नहीं। अगर मान लो कि मृदा का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है, तो वनस्पतियां अच्छे से उगेंगी नहीं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। प्लांट जब उगेंगे नहीं तो ऑक्सीजन और CO2 रेशियो भी क्या होगा, तब्दील हो जाएगा, तो खाद्य सुरक्षा प्रभाव होगा। प्रदूषण होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, मृदा की वजह से प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, जल मंडल पे भी प्रभाव पड़ेगा, और फाइनली हमारा क्या होगा, पारिस्थितिकी पे भी प्रभाव पड़ेगा मृदा का निम्नीकरण की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन का जब भी हमने बोला कि किससे क्रिएट होगा, अगर कभी भी इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, तो वन और वन जीव असंतुलन की वजह से हो रहा है, जल संकट की वजह से हो रहा है, मृदा निम्नीकरण से हो रहा है, और वायु प्रदूषण से हो रहा है। और जब पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा भैया, जब पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण में निम्नीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब निम्नीकरण होगा तो बहुत सारे जीव जंतु स्पीसीज क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, या जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करें तो पर्यावरण का निम्नीकरण बताया। अब इस पर्यावरण निम्नीकरण की वजह से क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा।
तो अगर जैव विविधता का ह्रास लिखना है तो आपको कितने ज्यादा डायमेंशन मिल चुके हैं। आप वो डायग्राम को बस ध्यान में रखो, डायग्राम बना दो फिगर बना के, और सिर्फ दो दो लाइन लिख जाओ एग्जाम्पल के साथ, वो सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और बताएं डायमेंशन में कि जैव विविधता ये पारिस्थितिकी को अस्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे मान लो कि जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी इकोसिस्टम कब कितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि विभिन्न तरीके की स्पीसीज, ठीक है, चाहे जेनेटिक रूप में देखें चाहे भौगोलिक रूप से देखें, किसी तरह से विभिन्न प्रकार की स्पीसीज होंगे, जितना ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा। आप सोचो कि यहाँ से किसी एक स्पीसीज को, जैसे चीता चला गया, अभी चीता पुनर्वास का हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन चीता चला का इरेडिकेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लुप्त हो गया। अब एक स्पीसीज चला गया तो बायोडाइवर्सिटी कम हुआ तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। क्यों हम फोकस रखते हैं बायोडाइवर्सिटी का, कि हमें एक इकोसिस्टम चाहिए, वो भी स्टेबल चाहिए। अगर इकोसिस्टम स्टेबल होगा तो पर्यावरण भी स्टेबल होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबल ये नहीं होगा, ये चेंज होने लगेगा, तो पर्यावरण भी चेंज होने लगेगा। समझ रहे हो मेरे लिंक का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का लिंक सीधे सीधे पर्यावरण से है या स्टेबिलिटी से है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि बायोडाइवर्सिटी में प्राथमिक भी आते हैं, सेकेंडरी भी आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, तृतीय उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज, जो फूड वेब पढ़े हो, फूड चेन पढ़े हो, उसमें से एक भी तब्दील हो गया, तो वो तब्दीलियां क्या चेंज करेगा, जैव विविधता में चेंज करेगा, और फाइनली स्टेबिलिटी प्रभावित होगी। स्टेबिलिटी प्रभावित होगी तो इकोसिस्टम प्रभावित होगा, और इकोसिस्टम प्रभावित होगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा। ये हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए, लिंक करके करना है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। अभी जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन अगर हम नहीं जानते हैं तो हिप्को, कोई भी इन्वायरमेंट का करंट सिनेरियो में पूछ ले या कैसे भी पूछ ले, हिप्को को याद रखेंगे और हिप्को से हम कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। एच फॉर यहाँ पे है हैबिटेट लॉस का, ठीक है। आई फॉर इन्वेसिव स्पेसीज, जैसे आक्रामक प्रजाति बोलते हैं, ठीक है। वो पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉल्यूशन, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक, और ओवर यूज, किसी चीज का अधिक उपयोग करना। ये हमारा इम्पैक्ट होता है किसी भी इन्वायरमेंट के पे बात करेंगे। जैसे अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें कि क्वेश्चन है कि जैव विविधता ह्रास के कारणों का उल्लेख करें और जैव संरक्षण का उपाय बताएं। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, जैव विविधता ह्रास के कारणों का उल्लेख करना है और संरक्षण के बारे में बताना है, ठीक है। अब जैव विविधता ह्रास के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हिप्को लिख रहे हैं। हिप्को को हम ओपन करके आपको सीधे सीधे क्या हो रहा है, 6 सब टॉपिक मिल जा रहा है इस पे लिखने के लिए। जैसे हैबिटेट, आवास का लॉस हो रहा है, आवास का कम हो रहा है। तो आवास कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि भूमि प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है। भूमि उपयोग के प्रतिरूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर वन काटा जाएगा तो वन जीव संकट में आ जाएगा, तो वन जीव का, वाइल्ड एनिमल है, उनका क्या होगा, ह्रास होगा कि नहीं होगा, कमी होगा, ठीक है। तो एच फॉर हैबिटेट लॉस की वजह से जैव विविधता का लॉस होगा। अगर इन्वेसिव, कोई भी आक्रामक प्रजाति आ जाती है, जैसे गाजर
घास सुना होगा, गाजर घास सुना है, गेहूं के साथ आता है, ठीक है ना। अगर गाजर घास आ गया है तो ये इन्वेसिव स्पीसीज है। यूएस, शायद हमें जहां तक याद है यूएस से आया था। तो इस गाजर घास क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा किसका, गेहूं के साथ। तो गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, जितना गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये मृदा का जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितना भी पोषक तत्व है, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो मृदा का जो फर्टिलिटी है वो उसको भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इसकी वजह से जैव विविधता का ह्रास होगा। जब मृदा में क्या होगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा या पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा। तीसरा क्या है कि पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमें डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो हमें लोड, संसाधनों पे क्या होगा, लोड बढ़ेगा। और संसाधनों का लोड बढ़ेगा तो हम दोहन बढ़ाएंगे। दोहन क्या होगा, बहुत तेजी से करने लगेंगे। और दोहन करेंगे तो चाहे जल का दोहन करें, चाहे मृदा का फर्टिलाइजर वगैरह, वो उसका यूज करके मृदा का में प्रदूषण बढ़ा देंगे। क्यों, हमें चाहिए, खाद्य तो चाहिए ही। और खाद्य इतने लोग के सुरक्षित, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सुरक्षित करने के लिए उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए। तो हम उस किसका सहारा लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगर ये ज्यादा यूज करेंगे तो मृदा में प्रदूषण बढ़ जाएगा। और वो प्रदूषण बढ़ जाएगा तो वो फाइनली क्या होगा कि मृदा का निम्नीकरण होगा और उत्पादकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, फेमाइन आने लगेगा, ह्यूमन लोग मरने लगेंगे, जीव जंतु मरने लगेंगे, प्लांट उग नहीं पाएगा। तो ये पॉपुलेशन का होगा, ठीक है। अब पॉल्यूशन देखो, पॉल्यूशन में क्या होगा कि पॉल्यूशन अगर बढ़ गया, पॉल्यूशन तीनों में, स्थल, जल मंडल में आएगा और वायुमंडल, तीनों मंडल में पॉल्यूशन अगर बढ़ गया, तो अगर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, कोई भी चीज में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो एक तो फूड चेन में घुस जाएगा। फूड चेन में घुसेगा, वो हार्मफुल होगा और लोगों की आयु कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, कम होने लगेगा, फूड चेन और फूड वेव के थ्रू घुस के, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग होगा, फाइनली क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की तरफ ले जाएगा। और क्लाइमेट चेंज करेगा तो ये क्लाइमेट चेंज में हम रीजन वाइज भी पढ़ेंगे। तो हर, अगर देखें तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का चेंजेस, तब्दीलियां आ जाएंगी। वहां के भौगोलिक या पर्यावरण रूप से क्या होगा, चेंजेस होने लगेगा, ठीक है। और ओवर यूज, किसी भी संसाधन का सबसे ज्यादा दोहन करने लगेंगे। जैसे गांधी जी ने बोला था कि हम मनुष्यों के क्या लालसा की पूर्ति नहीं कर सकता है ये प्रकृति, ठीक है ना। उनके प्रकृति लालसा का नहीं, उसको ऑप्टिमल यूज करना चाहिए। ऑप्टिमल मतलब कि ऐसा हो कि पर्यावरण निम्नीकरण भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए, ठीक है। तो ओवर यूज, तो हम इतना सारा लिख जाएंगे तो ये क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा कि नहीं। संरक्षण में हम इन सिटू और एक्स सिटू जो बोल रहे थे बताएंगे आगे, उसको लेके हम बता देंगे। संरक्षण का भी होगा, बायोडाइवर्सिटी का। तो इस तरह हमारा एक अच्छा आंसर हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि अगर मान लो समुद्र के ऊपर प्रभाव पूछ लिया जाए, तो समुद्र के ऊपर भी प्रभाव देखो कैसे इसी से हो रहा है। हम पीछे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, समुद्र के ऊपर भी प्रभाव आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और बिना मतलब दिमाग खपाए और ज्यादा सोचे बिना, ठीक है। एक बार आप मेहनत कर लो इसके ऊपर, क्या एग्जाम्पल डालना है, क्या करना है, वो सारे एक बार व्यवस्थित कर लो तो वो सारे हो जाएंगे। तो एक बार मिटा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि समुद्र के ऊपर अगर देखा जाए तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। अब रिपोर्ट भी हम बताएंगे, वो रिपोर्ट को कोट करेंगे तो हमारा फैक्ट के साथ तार्किक रूप से क्या होगा, सशक्त होगा आंसर, ठीक है। अब देखो हैबिटेट लॉस होगा। अगर समुद्र के ऊपर प्रभाव देखें तो जितना कोरल रीफ है, कोरल रीफ, ठीक है, वो क्या होगा, उनका लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो जितनी मछलियां हैं, मछलियां या जो भी समुद्री जीव हैं, इस पे डिपेंडेंस हैं, वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे कि नहीं होगा।
दूसरा क्या होगा कि समुद्र के ऊपर अगर देखें तो इन्वेसिव स्पीसीज आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू कि अगर मान लो कि सार्क है, ठीक है, सार्क पैसिफिक सी में पाया जाता है। अगर पैसिफिक सी से क्या होगा कि वो सार्क आके अगर इंड हिंद महासागर में आ जाए, हिंद महासागर में आ जाए, तो फिर ये इसके लिए हिंद महासागर के लिए जो शार्क होंगे वो इन्वेसिव स्पीसीज हो जाएंगे, और वहां के जो छोटे छोटे मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको प्रभावित करने लगेगा। वहां के बायोडाइवर्सिटी क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, खाने लगेगा। ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पॉपुलेशन के ऊपर वहां पे समुद्र की जो पॉपुलेशन है वो अगर मान लो कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। अगर देखें पॉपुलेशन की, एक देखें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के समुद्र लेवल, सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर सी लेवल बढ़ रहा है तो जितने द्वीपीय द्वीप पे जितने लोग बसे हैं वो क्या होगा, वहां के पॉपुलेशन कहाँ होगा, माइग्रेट कर जाएगा, तो पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। समुद्र के जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा कि जो एसिडिक होने लगेगा। अगर मान लो सी क्या होने लगेगा, अम्लीय होने लगेगा, अम्लीय होने लगेगा, तो वहां की वनस्पति जो प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ये सारे उपभोक्ता क्या होंगे, प्रभावित होने लगेंगे। तो पॉल्यूशन का भी होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो सी लेवल बढ़ेगा घटेगा, उसके ऊपर भी क्या होगा, प्रभाव होगा। हम समुद्री संसाधनों का क्या कर रहे हैं, दोहन कर बहुत ज्यादा करेंगे, तो इसके ऊपर भी, समुद्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम कैसा भी डायमेंशन लेके किसी के ऊपर भी हम सोच सकते हैं, सिर्फ आपको सोचना है, यहाँ कोई और नहीं बता सकता। हम हवा देंगे, उस हवा को कंटिन्यू रखना, उसको चलाना आपका काम है। ठीक है, तो ये हमारा एक सोचने का तरीका है। अब जैसे कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बारे में क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, हम बात करेंगे गणित के बारे में, भारत के यूज में, तो गणित के बारे में बात करेंगे, चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करेंगे, भौतिक और रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, मेटलर्जी या धातु प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, लौह प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, खगोल प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, वहां सिंचाई कैसा था, तकनीकी कैसा था, उसके बारे में। तो आप जब भी पढ़ोगे, तो ये टॉपिक कोई भी पढ़ोगे, तो यहाँ से हम डाटा फैक्ट क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल देते चलेंगे। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति कैसी थी वो आपको बताना है, या यही पूछ ले कि अभी वर्तमान समय में, वर्तमान समय की प्रौद्योगिकी प्राचीन भारत या प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी, विद्यमान थी या कुछ सीमा तक उत्कृष्ट थी। जैसे मेहरौली का स्तंभ है, मेहरौली का स्तंभ आज भी जंग नहीं खाया हुआ है। ठीक है, तो ये किसी मामले में क्या है, उत्कृष्ट है। भले हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ मामले में, जैसे चिकित्सा के मामले में, आज भी हमारा जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्य लोग हैं, या इसको एक एलोपैथी बोलते हैं, होम्योपैथी बोलते हैं, और एक और कोई पैथी है जिसको हम भूल रहे हैं, दिमाग से उतर रहा है, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक का अभी क्या है कि हम लोग, ये परंपरा है, हम लोग भले एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि कितना ये तथ्य तार्किक है और कितना सेफ्टी है इसको यूज करने में। तो कुछ यूज आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, तो प्रासंगिकता के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम डायमेंशन लेंगे, जैसे चित्रकला, पेंटिंग के बारे में पूछे, तो चित्रकला के बारे में, कोई भी पेंटिंग के बारे में पूछ लिया जाए अकबर के समय में, तो उसकी अवस्थिति कहाँ थी, विषय वस्तु किसके बारे में पेंटिंग किया जाता था, कौन सी विधि यूज किया जाता था, और इन पेंटिंग की विशेषताएं क्या थी, और वर्तमान समय में इनका महत्व क्या है या प्रासंगिकता क्या है। इतना अगर लिख दिया पेंटिंग का, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये हम सिर्फ डायमेंशन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही आगे चले। अगर तुलना करने के लिए बात कहा जाता है तो हम समानता और अंतर दोनों लिखते हैं। अगर अंतर पूछ लिया तो सिर्फ 2 लाइन, एक ए और बी में अंतर बता देना है। लेकिन अगर तुलना करने की बात कहें तो जरूर, अगर केवल अंतर लिख के आ रहे हैं तो आपका आधा नंबर तो वहीं से कट जाएगा, मतलब 50% नंबर वहीं पे कट जाएगा। समानता भी बताना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे मंदिर निर्माण के कारण क्या थे, या पूछ लिया जाए कि मंदिर निर्माण की भूमिका बताइए, या मंदिर की भूमिका बताइए कि प्राचीन काल में मंदिरों की भूमिका, और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे? तो हम देखेंगे धार्मिक या दार्शनिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, प्रौद्योगिकी कारण क्या था, शैक्षिक कारण क्या था। हम ये कारण देखेंगे और भूमिका में भी यही डायमेंशन होगा, यही भूमिका का डायमेंशन लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में वो देखेंगे। अब जैसे स्थापत्य कला के बारे में पूछ ले, तो पहले किसी भी स्थापत्य कला के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी अवस्थिति बताओ, काल बताओ, किस समय में था, सामग्री क्या यूज किया गया था, उसके विषय क्या थे, और इसकी विशेषताएं क्या थी, और प्रासंगिकता के बारे में बात करना है। तो हो गया कंप्लीट। हम एक, ये मालूम है कि आउटलाइन कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर देखें कि विरासत के बारे में पूछे तो विरासत के बारे में कितने लोग लिखने में मतलब सोचेंगे क्या क्या यूज करें। तो विरासत 3 तरह के हो सकता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और डिजिटल। डिजिटल बहुत कम लोग जानते हैं, तीसरा ये है डिजिटल भी हो सकता है। सांस्कृतिक में 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है मूर्त और एक हो सकता है अमूर्त। तो सांस्कृतिक को 2 पार्ट में बांटेंगे। मूर्त, मूर्त का मतलब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अमूर्त का मतलब है जो हम, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक हो गया। प्राकृतिक रूप से क्या है, डिजिटल रूप से क्या है, ये हमें विरासत के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, कोई भी ब्रिटिश कालीन किसी भी कारण के बारे में पूछा जाए, ब्रिटिश के कालीन में कोई भी कारण पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश ब्रिटिश ने भारतीय उद्योगों को अपंगु बना दिया, टिप्पणी करें। अगर हम क्वेश्चन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर जानते हैं तो अपंगु कैसे बनाया, तो हम कोई भी कारण बताएंगे कि भैया पहले आंतरिक स्तर पे कारण क्या था। हमारा आंतरिक स्तर पे कारण क्या होगा कि राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था या सामाजिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, और कैसे सस्टेन कर रहे थे, इसके बारे में। बाह्य स्तर के ऊपर हम बात करेंगे कि बाह्य पे कौन कौन से कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, उद्योगों को अपंगो बनाने का लिए एक बाह्य कारण ये भी था। ठीक है, तो बहुत सारे बाह्य कारण हैं। फिर नीतिगत स्तर पे क्या किया ब्रिटिशों ने कि अपंगो बना दिया। तो नीतिगत स्तर पे क्या किया कि जैसे कच्चे माल को बाहर भेजा और वहां से मटेरियल को लाके मार्केट के रूप में भारत को यूज किया। ठीक है, और प्रति इतना कम दाम होने की वजह से उस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए हमारे भारतीय उद्योग, जो हस्त उद्योग थे या कुटीर उद्योग थे। तो वो नीतिगत स्तर पे देखा जा सकता है। नीतिगत स्तर पे ये भी देखा जा सकता है कि अगर कोई टैक्स लगा रहे हैं कि शुल्क लगा रहे हैं, तो जो बाहर से चीजें आ रही हैं तो ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं, उस पर शुल्क कम लगा रहे हैं। लेकिन भारत से अगर बाहर भेजना है कोई, चाहे उद्योग, भारतीय उद्योग चाहे या कुटीर उद्योग, एक तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो भेजने के लिए वो क्या कर देते थे कि वहां पे शुल्क क्या कर देते थे, ज्यादा लगा दे। तो ये नीतिगत स्तर पे हो गया। तो हमें कोई भी कारण है, ये 3 कारणों पे सोचना है हमें। और जब हम पढ़ाएंगे कोई भी चीज तो ये बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर कोई भी प्रभाव पूछ लिया, किसी भी इतिहास में प्रभाव पूछे, तो राजनीतिक स्तर पे क्या प्रभाव, जैसे कि हाँ, कि प्लासी के युद्ध का प्रभाव बताओ। ठीक है, तो राजनीतिक स्तर पे क्या पड़ा, सामाजिक स्तर पे क्या पड़ा,
ये दोबारा आ गया, आर्थिक स्तर पे क्या पड़ा, नीतिगत स्तर पे क्या पड़ा, और सामरिक स्तर पे क्या पड़ा। ठीक है, तो ये प्रभाव हम देख सकते हैं, ये सिंपल हमारे सोचने का है। जितना आप सोचोगे एक व्यवस्थित रूप में आपका क्या बनता जाएगा, एक फ्लो बनता जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन 1905 से लेके और 1947 तक का कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम इस डायमेंशन पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं। और दो दो लाइन एग्जाम्पल के साथ देते चले जाएंगे, हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसा हो सकता है कि प्रकृति कैसा है, जैसे एग्जाम्पल हम बताएंगे, या मूल्यांकन करिए, या व्यक्तित्व कोई व्यक्ति जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछ लिया जाए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछ लिया जाए, तो इन सब के बारे में अगर पूछ लिया जाए, व्यक्तित्व के बारे में, तो कैसे लिखेंगे, प्रकृति। इन तीनों का डायमेंशन हम एक जैसा ही लेके चलेंगे। जैसे कि हमने कहा कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, या मूल्यांकन करिए, 1857 का विद्रोह का मूल्यांकन करें, तो संगठन के स्तर पे कैसा था 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह देखें तो संगठित नहीं था और हर जगह फैला हुआ नहीं था। तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, एग्जाम्पल देते हैं। राष्ट्र के स्तर पे कैसा था विद्रोह, तो अगर राष्ट्र के स्तर पे विद्रोह देखें, मूल्यांकन में हम कर रहे हैं, तो राष्ट्र के स्तर पे पूरे राष्ट्र को, जैसे कुछ पार्ट था, आसाम वगैरह अछूते रहे थे, साउथ के पार्ट अछूते रहे थे, तो पूरे राष्ट्र के स्तर पे नहीं हुआ था, एकीकृत नहीं था, एकीकरण नहीं था। नेतृत्व के स्तर पे देखें तो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। एक बहादुर शाह जफर को बैठा दिया गया था, वो भी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अच्छा नहीं था, ठीक है, वो दिल्ली में बैठाया गया था। नेतृत्व के स्तर पे देख लिया। जन आंदोलन के स्तर पे देखें तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीजें हुई। तो जन आंदोलन में आप लक्ष्मीबाई की बात करोगे, फिर यहाँ पे लखनऊ की बात करोगे, रायबरेली की बात करोगे उत्तर प्रदेश में। विचार के स्तर पे कैसा था, उद्देश्य के स्तर पे कैसा था, परिणाम के स्तर पे कैसा मिला, और अन्य सामान के ऊपर में और भी जोड़ते जाएंगे। पीईसी मतलब क्या, पीईसी का मतलब कि हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सामाजिक, सोशल, ठीक है ना। तो ये हम इसके ऊपर में जोड़, पीएस के बारे में जोड़ सकते हैं। तो हमारे लिखने, जैसे अगर मान लो कि व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछें तो देखो कैसे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में संगठन के स्तर पे, तो उन्होंने संगठन कौन कौन सा बनाया वो हमने बता दिया, ठीक है। कहाँ पे, राष्ट्र के स्तर पे क्या क्या काम किया, नेतृत्व के स्तर पे कहाँ कहाँ नेतृत्व किया, जन आंदोलन के स्तर पे कहाँ कहाँ प्रभावित किया, उनके विचार क्या थे, किससे प्रभावित थे, समाजवाद से प्रभावित थे कि पूंजीवाद से प्रभावित थे, उनका उद्देश्य का स्तर क्या था, और इनके ओवरऑल क्या परिणाम निकला, ठीक है। तो ये हम एक व्यवस्थित रूप से लिख रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्री में जब पढ़ते जा रहे हैं तो हम एक व्यवस्थित के रूप में। तो मूल्यांकन, अगर प्रकृति भी पूछे, जैसे कि 2019 अभी हाल ही में 21 में जो पेपर हुआ यूपीपीसीएस में, तो पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया, ठीक है, पुनर्जागरण के, और वो भी यूपी स्पेसिफिक पूछ लिया। आप पुनर्जागरण के बारे में पूछ लिया, उसकी प्रकृति पूछा था, तो प्रकृति के बारे में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको पुनर्जागरण की विशेषताएं मालूम है, नहीं मालूम है आंसर, तो आप इसके ऊपर दो दो लाइन लिखते जाओ, और 8 नंबर का था, कैसे कोई काट सकता है। और उत्तर प्रदेश में की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो इंडिया लेवल पे जो बात हुई थी 19वीं शताब्दी की, वो सारी बातें लेके हम कह देंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ था। जैसे अब विश्व इतिहास में पुनर्जागरण की विशेषताएं हम यहाँ पे ले ली हैं। क्या है विशेषताएं, तो मानववाद को प्रोत्साहित किया, व्यक्तिवाद बढ़ा, धर्मनिरपेक्षता बढ़ा, सहज सौंदर्य और उपासना की प्रकृति बढ़ी, तर्क और बुद्धिवाद या जिज्ञासा बढ़ा पुनर्जागरण में, मध्यम वर्गीय चेतना का विकास हुआ। तो यही सारे टॉपिक लेके आप उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकते थे कि नहीं, और क्या सब हेडिंग होगा जो पीछे हमने बता दिया। समझ रहे हो मेरी बात। संस्कृति के रूप में, ठीक है, सामंतवाद विरोधी था, बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ। ये हमारी पुनर्जागरण की विशेषताएं थी। तो पुनर्जागरण की विशेषताएं जो थी, वही विशेषताओं के ऊपर हम सोचते हुए एक अच्छा आंसर लिख सकते थे। समझ रहे हो।
तो ये हमारे सोचने का तरीका है। कैसे हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों को, वो देख लीजिएगा। लेकिन हमें देखो, मीन्स आपको लिखना है, सोचना आपको पड़ेगा। हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उसका मटेरियल भी जो बनाया है वो मटेरियल टू द पॉइंट बनाया है कि कोई अगर सिर्फ मटेरियल से पढ़ना चाहे तो वो मटेरियल पढ़ के ही उस डायमेंशन को जो हम बता रहे हैं अभी फॉलो करके क्या कर सकता है, सक्सेस प्राप्त कर सकता है, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि ऑप्शनल हटने जा रहा है तो ऑप्शनल हटेगा तो ये जीएस की वेटेज बहुत बढ़ जाएगा और यहीं से जो अब बेस्ट आंसर लिखेगा उसी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आगे देखो, अगर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, तो कारण क्या पूछा जाए तो पहला कारण में हम बताएंगे कि भौगोलिक और या प्राकृतिक कारण था। क्या था प्राकृतिक कारण में, कि खनिज की उपलब्धता थी, वहां पे ऊर्जा की उपलब्धता था, बंदरगाह की उपलब्धता था, तो इसकी वजह से वहां होने के कारण था औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ। आर्थिक कारण में क्या था, कृषि क्रांति हुआ, कृषि क्रांति हुआ, उसमें तकनीकी आया, और तकनीकी आया तो कृषि से जो लोग, कृषि में बहुत ज्यादा लोग थे वो क्या होने लगे, माइग्रेट होकर शहर की तरफ आने लगे, तो उससे क्या मिलने लगा, हमें ये मजदूर मिलने लगे फैक्ट्री में काम करने के लिए। वैसे ही 30 वर्षीय युद्ध हुआ था तो उसकी वजह से हुआ था। ब्रिटेन इससे अलग रहा था, पूंजी की उपलब्धता थी, ये सब कारण थे क्या, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने का इंग्लैंड में। सामाजिक कारण क्या था, तो सामंतवाद का पतन हो गया, मध्यम वर्ग और या व्यवसायिक वर्ग क्या हो गया, उन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, वो निवेश करने लगे, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो 1688 का जो गौरवपूर्ण क्रांति था, लोकतंत्र स्थापित हुआ था, किसमें आया था अवधारणा पूंजीवाद का 1688 में, कहा, ब्रिटेन में, तो ये एक कारण था। परिवहन साधनों का विकास हुआ वहां पे, परिवहन साधनों का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, ठीक है, बैंक का विकास हुआ, तो ये सारी चीजें हुआ। और वैचारिक कारण में देखें तो वैचारिक कारण में एडम स्मिथ का पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें स्वतंत्र व्यापार के बारे में बात कहा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण थे। तो ये हम सोचने का तरीका है, अगर कारण पूछ ले तो आप इस पे एग्जाम्पल के साथ लिख जाओ, बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सोचने का ये क्या होगा, तरीका होगा। तो ये हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। देखो मटेरियल हमने बना रखा है पूरा GS 1 से लेके 4 तक, और पूरा सिलेबस वाइज है, जहां से भी एक भी फालतू कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट वाइज रिच होगा, डाटा भी मिलेगा आपको। आप वो मटेरियल अगर लेना चाह रहे हो तो आप 9044636324 पे आप क्या कर सकते हो, कॉल करके हमसे बात कर सकते हो और मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या कि हम जो ऑनलाइन क्लास फरवरी तक चलाएंगे मेंस का, और उसके बाद प्री का। तो मेंस में हमने क्या किया है कि देखो बच्चे, हम चूंकि इस स्थिति से गुजर चुके हैं, तो हमने 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से रखा है, जो कि बहुत मिनिमम कास्ट है। आपको एक डायमेंशन के साथ पूरा लेक्चर सिलेबस वाइज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हम क्वेश्चन वाइज नहीं, वहां पे डिफरेंट टाइप हम आपको फॉर्डर देंगे, मटेरियल फॉर्डर, मटेरियल कहीं भी यूज करो, कैसा भी क्वेश्चन है आपका दिमाग खोल देंगे, आप बस यूज करो। 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। फरवरी तक रहेगा, और पूरा प्री की गारंटी मेरा है कि 799 रुपये लेके पूरा का प्री हम PDF या ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको गाइड करेंगे, और प्री निकलना ही है, प्री निकलना ही है। बस आप मेहनत हमारे साथ करो, प्री बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत तो यहाँ पे दिमाग चलाना यहाँ पे है मेंस में, इसलिए हमने इसका रखा है। और 799 रुपया हम अफोर्डेबल प्राइस रख रहे हैं कि सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी, चाहे लोअर यूपी SSC वाले भी प्री का जो पढ़ाएंगे उनमें काम में आएगा, चाहे BDO वाले या जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं GS, उनके लिए, सबके लिए काम में आएगा। और हम टू दी पॉइंट बताएंगे, जहां से क्वेश्चन है जैसा बताएंगे गाइड करते जाएंगे, आप लोग करते जाना, सिलेक्शन पक्का होगा। तो 2023 में आप लोग सुनिश्चित करें कि आपका नाम हो। इतना हम फी भी नहीं रखे हैं कि इतने फी के चक्कर में अपना लिस्ट में नाम ना देख पाओ, तो सिर्फ
आप हमारे ऊपर बहुत लोग विश्वास किए हैं, थैंक यू। ज्वाइन करने के लिए कोर्स आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9044636324 पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड पेपर बाइंड अप करेंगे, और सेकेंड पेपर में हम टू द पॉइंट एक भी छोड़ेंगे नहीं, आपका सिलेबस का, मेंस का एक भी। और 20 क्वेश्चन आता है प्री में पॉलिटी से, तो 20 के 20 क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। मेंस से ही पढ़ के आओगे, प्री में हम रटाएंगे, जो बताएंगे वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।